हेलो, मेरा नाम कल्पना है और मैं भी आप सब लोगों की तरह एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि अभी आपको पता है कि 10 अक्टूबर को हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। तो मैंने एक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है। तो सबसे पहले मैं बुक कंप्लीट करूँगी लक्ष्मीकांत, उसके साथ साथ और भी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री को भी कंप्लीट करूँगी, मॉडर्न हिस्ट्री को। तो ये इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन का फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेक्चर 1 कंपनी रूल के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स एज ए ट्रेडर्स इंडिया में 1600 में आए, ठीक है। और वो जो कंपनी इंडिया में आई थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस था जिसको बोला जाता है चार्टर, जो कि क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था उनको एक मोनोपोली सेट करने के लिए फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया। देन एक बड़ा इंसिडेंट हुआ 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बाद ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स भी दे दिए फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के लिए। दीवानी राइट्स में क्या होता है कि दे कैन हैव द अथॉरिटी टू कलेक्ट द टैक्सेस ओवर द रेवेन्यू एंड द सिविल जस्टिस डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल, जिसके बाद उनके टेरिटोरियल पावर भी एक्सटेंड होना शुरू हो गई। 1858 में आप सबको मालूम है हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसको ब्रिटिशर्स सिपाही म्यूटनी कहते हैं। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया और सारी की सारी पावर ट्रांसफर कर दी गई डायरेक्टली टू ब्रिटिश क्राउन। और इस एक्ट को लेकर आई ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसको बोला गया गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उससे आगे देखें तो 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई और 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 26 जनवरी को, जिसको हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसमें बहुत सारे जो सर्टेन इवेंट्स जो थे वो या लीगल फ्रेमवर्क जो उसमें बनाया गया या ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनिंग जो रखी गई, तो वो मेजरली लेट डाउन पहले ही हो गए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो 2 मेजर हेडिंग्स में हम उनको पढ़ेंगे। एक तो कंपनी रूल जब था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे क्या क्या एक्ट्स आए इंडिया में, और उसके बाद जब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करने के बाद जब क्राउन रूल आया तो उस टाइम पर क्या क्या इंडिया में एक्ट्स आए, तो उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम अगर देखें कंपनी रूल जो हमारा 1773 टू 1858 रहा, जिसमें हम लोग टोटल पढ़ेंगे एक तो रेगुलेटिंग एक्ट जिसको चार्टर एक्ट बोलते हैं ऑफ 1773, देन अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1786, और देन चार्टर एक्ट आए 1793, 1813, 1833 एंड 1853। उसके बाद क्राउन रूल जो हमारा 1858 टू 1947 तक रहा, और उसमें हमारे एक तो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसको गुड गवर्नमेंट मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया। तो 1858 में देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल ऑफ 1892, देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो चार्टर एक्ट थे हमारे वो हर 20 साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती थी, ठीक है। तो चलो चलते हैं और कुछ मेजर जो एक्ट्स हैं इसमें क्या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई इन एक्ट्स के थ्रू इंडिया में, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पहली बार आया और उसने एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बताए ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इंडिया में, ठीक है। अब ये जो है इन्होंने सबसे पहले क्या फाउंडेशन रखी है, पहला स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वहाँ पे गवर्नर्स होते थे, एक बंगाल में, एक बॉम्बे, मद्रास, ये इनके सेंटर्स थे। अब क्या किया, गवर्नर जो था बंगाल का उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और पहले हमारे गवर्नर जनरल बने कौन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो गवर्नर जनरल उसको बना दिया बंगाल के गवर्नर को। तो जो बॉम्बे के गवर्नर हैं और जो मद्रास के गवर्नर हैं वो सब ऑर्डिनेट बन गए किसके, बंगाल के गवर्नर के, ठीक है। उनको असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर थे, ठीक है। तो इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के दूसरे नाम भी हैं, एक तो काउंसिल ऑफ 4 या गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। साथ ही साथ एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाई कैलकाटा में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 दूसरे जजेस थे। पहले हमारे इसमें चीफ जस्टिस थे सर
अलीहा एम्पे। ओके, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। वो क्यों बनाए गए? टू रिपोर्ट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बट इस एक्ट के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोहिबिट किया गया कि आप कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही कोई ब्राइब या कोई प्रेजेंट नेटिव से, मतलब वहाँ के लोकल पीपल से आप ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लेकर आए टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और ये जो एक्ट था, इस एक्ट के थ्रू उन्होंने फर्स्ट स्टेप रखा सेंट्रलाइजेशन का। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले गवर्नर जो था बंगाल का, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, बट उनके फंक्शंस को ठीक से डिफाइन नहीं किया गया, जिसके वजह से उन दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपने हिसाब से काम करती थी, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से काम करती थी। तो इस चीज़ को, इस कॉन्फ्लिक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडिंग एक्ट आया 1781 में, और इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको हम कहते हैं, उनके फंक्शंस को, उनके रिलेशंस को, मतलब पहले उनके फंक्शंस को डिफाइन किया और साथ ही साथ उनके रिलेशन को डीमार्केटेड किया। ठीक है, अलग किया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि आपको इन चीज़ों से एग्जेम्प्ट किया जाता है। पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट है, उनका कोई रोल नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया वहाँ से। दूसरा, जो उन रेवेन्यू और उसके जो कलेक्शन मैटर्स जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जुरिडिक्शन रहेगा सारे ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ द कैलकाटा, क्योंकि कैलकाटा में अपनी सुप्रीम कोर्ट थी, और एडमिनिस्टर करेंगे वो पर्सनल लॉज को, पर्सनल लॉ जैसे हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ। ठीक है, और जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थी वहाँ पे जो भी अपील्स आएंगी वो जाएंगी कहाँ पे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगी। और प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स जो थी, उनके रेगुलेशंस को कौन फ्रेम करेगा? उनके रेगुलेशंस को फ्रेम करने की अथॉरिटी किसको मिल गई? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। तो ये अमेंडमेंट किया गया था 1773 के एक्ट में, और इस अमेंडमेंट के बाद से जो एक्ट 1718 में जो एक्ट लाया गया अमेंडमेंट के लिए, उसको बोला एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और मेनली इसका काम यही था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको हम कहते हैं, उनके फंक्शंस को सेपरेट करना, उनके रिलेशन को डीमार्केटेड करना। ओके, नेक्स्ट एक्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी बोलते हैं। और इस एक्ट में एक डुअल गवर्नमेंट यानी डुअल कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट टाइम इंडिया में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी, तो अब दो कंट्रोल किस किस के हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोला गया, और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट किस किस अफेयर्स को मैनेज करती थी? पॉलिटिकल अफेयर्स को, ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश एंड पोजेशंस इन इंडिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा अफेयर रह गया था? कमर्शियल अफेयर्स। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, इंडिया के अंदर जो कंपनीज की टेरिटरी थी उसके ऊपर किसका पोजीशन आ गया? ब्रिटिश का। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक सुप्रीम कंट्रोल हो गया था कंपनी के अफेयर्स के और एडमिनिस्ट्रेशन पर इन इंडिया। कैलकाटा को कैपिटल बनाया गया ब्रिटिश पोजीशन का। अब नेक्स्ट एक्ट है हमारा एक्ट ऑफ 1786, जिसमें गवर्नर जनरल हैं हमारे लॉर्ड कर्नवेल्स। उन्होंने दो डिमांड रखी, पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ his council in special cases and he would also be the commander in chief। अब इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए एक्ट ऑफ 1786 आया और दोनों डिमांड्स को मान लिया गया कि अगर कोई स्पेशल केस होगा तो वो काउंसिल्स के डिसीजंस को भी नहीं मानेंगे हमारे लॉर्ड कॉर्नवेल्स यानी गवर्नर जनरल, और वो कमांडर इन चीफ भी कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपना है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हम पढ़ेंगे। और 1793 में जो अभी 1786 में दो डिमांड्स रखी थी गवर्नर जनरल ने, उन्हीं डिमांड्स को और बढ़ाने के लिए और एक्सटेंड करने के लिए फ्यूचर गवर्नर जनरल और जो गवर्नर्स रहेंगे हमारे प्रेसिडेंसीज में, उनकी पावर्स को एक्सटेंड किया गया। ठीक है, और जो हमारा गवर्नर जनरल है उनकी पावर को और कंट्रोल को और बढ़ा दिया किस पर? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज पर। ठीक है,
उसके बाद हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है ट्रेड के ऊपर, उसको और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और जो कमांडर इन चीफ यानी जो गवर्नर जनरल हैं, वो तब तक गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे जब तक कि उनका अपॉइंट नहीं किया गया हो। और जो मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन आते हैं? हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर्स। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं और जो उनका स्टाफ है उसको पे किया जाएगा आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। ठीक है, तो ये कुछ डिमांड्स थी जो 1793 में और इंक्रीज़ की गई। एंड देन हमारा आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसमें क्या हो गया, जो ट्रेड मोनोपोली जो बढ़ाई गई थी उसको कर दिया 20 साल के बाद ख़त्म। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी आ गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं है, बस क्या है, ब्रिटिश क्राउन ही है, वो फुल राइट उनके पास है। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउड किया ताकि वो और अपना प्रमोट कर सके क्रिश्चियनिटी को। वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाया गया और एक ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट बनाई गई टू इम्पोज टैक्सेस को और इम्पोज करने के लिए एक लोकल गवर्नमेंट वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश की। तो ये कुछ और चीज़ें इस एक्ट में लेकर के आए। और देखा जाए तो 1813 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश, उनकी ट्रेड मोनोपोलिस को एबॉलिश कर दिया, तो अब बाकी के लोग भी आके ट्रेड कर सकते थे। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये हमारा फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब सेंट्रलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप था, जिसमें बॉम्बे की और मद्रास की जो पावर्स हैं वो बंगाल के गवर्नर को दे दी गई, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। अब यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट सभी पावर्स, मतलब सारी पावर्स जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से, वो किसको दे दी? बंगाल के गवर्नर को। अब वो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नॉट बंगाल। ठीक है, तो वो पहले कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। जितने भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थे वो भी उनको मिल गए, लेजिस्लेटिव पावर भी उनको मिल गए, मतलब सारे ही पावर उनको मिल गए। और पहले जो लॉज बनते थे उनको रेगुलेशंस बोला जाता था, और इस एक्ट के बाद जो भी लॉज बनेंगे उनको एक्ट्स बोला जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब कमर्शियल बॉडी नहीं रह गई, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, वो भी इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हायर्स एंड सक्सेसर। मतलब वो है इंडिया में पर उनकी कोई पावर नहीं है। वो किसके लिए है? वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के लिए है। ठीक है, वो जो भी करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अब इसी टाइम पे यानी इसी एक्ट के दौरान ये बात भी की गई कि हम अलाउ करेंगे इंडियंस को, मतलब ब्रिटिशर्स अलाउ करेंगे इंडियंस को अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ऑफिस देने के लिए। बट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया और मतलब ये चीज़ नहीं हो पाई। ठीक है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वो सिविल सर्वेंट की, तो वो पहली बार यहीं पे बातचीत की गई इस बात की, बट अलाउड नहीं हुआ। चलिए अब हम लास्ट चार्टर एक्ट की बात करेंगे जो कि ब्रिटिश एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया, जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस टाइम पर हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो गवर्नर जनरल काउंसिल के जो दो फंक्शन है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया। एक गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें कौन कौन थे? इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। और इसमें थे कमांडर इन चीफ, 4 मेंबर थे हमारे गवर्नर जनरल काउंसिल के, 1 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 1 रेगुलर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और 4 मेंबर्स थे कंपनी के जो कि लास्ट 10 ईयर्स एटलीस्ट उन्होंने लास्ट 10 ईयर्स काम किया हो। अब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इंडेफिनिट पीरियड के लिए ब्रिटिश क्राउन का ट्रस्ट पे रखा गया। अब वैसे तो कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के लिए ही थी वहाँ पे, और ब्रिटिश क्राउन जब चाहे तब, पार्लियामेंट जब चाहे तब उनको टर्मिनेट कर सकते थे। यहाँ पे एक ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के दौरान, एक सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए, जिसमें इंडियंस भी अलाउड थे कोई भी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट को होल्ड करने के लिए। और इस चीज़ को अलाउ करने के लिए एक मैकुले कमेटी बनाई गई 1854 में। ठीक है, तो गुड न्यूज़, यहाँ पे हमें अलाउड किया गया। अब फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन मिला हमारे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जहाँ पे हमारे जो गवर्नर जनरल काउंसिल जिसमें 6 मेंबर में से 4 मेंबर लोकल गवर्नमेंट के थे। और कौन सी गवर्नमेंट्स आए थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, जिसको आज हम क्या कहते हैं? आगरा। तो अभी हमने कंपनी रूल के बारे में पढ़ लिया है, ये हमारा लास्ट चार्टर एक्ट था। ठीक है, हमने देखा कि कैसे कैसे एक्ट्स में क्या क्या चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बदलाव लेकर आए, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में क्या क्या यहाँ पे हमें फाइनली एक ओपन कंपटीशन में अलाउड करने को मिल गया।
इतना हमने अभी पढ़ लिया है, नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही शुरू करेंगे और आपसे मैं मिलूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं, और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरा चैप्टर आपको कैसा लगा, आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, या अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।